अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे मेरे आखिरी सब्जेक्ट के ऊपर जो कि इंटरनेशनल लॉ था। और आज हम कोशिश करेंगे कि पिछली कई सालों से इंटरनेशनल लॉ को क्यों हार्ड हिट किया गया। तो इस एनिग्मा को अनवाइंड करने के लिए मैंने चंद असातिज़ा को कंसल्ट किया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया और साथ में मैंने FEAC का रिपोर्ट पढ़ा। तो आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि ये जो सब्जेक्ट हार्ड हिट हुआ है इसका बेसिक रीज़न ये था कि FEAC इसके बाद नोट्स के जो बच्चे सीनियर्स के नोट्स लेते हैं और इससे पेपर को हल करते हैं, FEAC विल नो मोर टॉलरेट दिस बिहेवियर। ये होता है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं जो उनके इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, चंद मेन चीज़ें हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सीनियर्स के नोट्स लेंगे और इससे इस सब्जेक्ट को टैकल करेंगे। लेकिन FEAC के अगर पिछली 3 साल के पेपर देखा जाए, स्पेसिफ़िकली 19 और 20 का पेपर जो कि इंतहाई टफ़ था, और अगर इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो ये सब्जेक्ट में अब क्रिटिकल एनालिसिस को मांग रहा है। अगर आप देखें 20 का पेपर, तो 20 का पेपर तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पेपर नहीं था। तो इससे ये साबित होता है कि FEAC इज़ नो मोर टॉलरेटिंग रट्टे का जो कल्चर है और ये जो नोट्स टेकिंग का कल्चर है, इट इज़ नो मोर बियरेबल। सो अब इसको टैकल कैसे करना है? टैकल कुछ यूँ करना है कि आपने अच्छे सोर्सेज से पढ़ना है। आपको मैं बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ के लिए। JG स्टार का किताब है। अगर आप देखें तो अक्सर स्टेटमेंट 20 के पेपर में JG स्टार के किताब से डायरेक्टली उठाए गए हैं। अगर साथ में सिलेबस को भी देखा जाए तो ये भी एक फॉलो अप है JG स्टार की किताब का। तो ये किताब को जो है आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इट इज़ इनएविटेबल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। साथ में मेलकम शॉ का किताब है, इसका 8th एडिशन अगर आपको मिले, लेटेस्ट एडिशन, तो इससे भी चंद टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ये इसने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। इसके अलावा यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से अहमर बिलाल सूफ़ी के लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन इन लेक्चर्स में एक मसला ये है कि सूफ़ी साहब का जो पेस है वो बहुत स्लो है। तो अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो एक जनरल आइडिया उन लेक्चर से भी आप ले सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल लॉ में केस स्टडीज़ आते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो केस स्टडीज़ को आपने लिंक करना होता है। जैसे कि अगर कश्मीर के साथ कभी कभी कोसोवो का केस लिंक करना होता है, जैसे कि 2020 के पेपर में आया था कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थी कोसोवो की, और इसको जो है कभी कभार लिंक करना पड़ता है एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ की अगर जॉर्गन्स को देखा जाए, इसकी अपनी वोकैबुलरी है, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ है जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं जब आप इसकी अपनी वोकैबुलरी में लिखते हों। जैसे कि पैक्टा सेंट सर्वेंडा, ये जो है एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का अपना एक स्पेशलाइज्ड जॉर्गन है। तो आपने ऐसे जॉर्गन्स को यूज़ करना है। जैसे कि कंट्री आप इंटरनेशनल लॉ में यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ भी करते हो तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। इसके बजाय अगर आप स्टेट यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा लीगल वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए आपने इसके ग्लोसरी को देख के किसके जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ है आपको ये समझ आ जाए। साथ में आप केस स्टडीज़ के ऊपर थोड़ा काम करें कि आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ आते हों, क्योंकि आपको जो आंसर आपसे वो जो चाहता है वो तो आपको क्वेश्चन ही में दिया जाता है आंसर। बाकी चीज़ आपने लिंक करना होता है, आपने इसको एग्जांपल्स के साथ और केस स्टडीज़ के साथ एलेबोरेट करना होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मुझे बहुत सारी टीचर्स ने इवन बताया था कि आप स्टार्क का किताब मत ले। लेकिन जब मैं मार्केट गया तो आई फाउंड रेस्ट ऑफ द बुक्स बहुत थिक थे और आई वाज अनएबल टू रीड देम। तो मैंने स्टार्क का किताब लिया था जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा था और इट हैज़ क्रिएटेड द डिफरेंस। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्क और इसके साथ जो है मैकलम शॉ का किताब ले, इनसे नोट्स बनाए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अहमर बिलाल सूफ़ी के लेक्चर्स को कंसल्ट करें। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित हो चुकी होगी और होंगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।